अनीता के इकलौते बेटे धनुष की शादी थी, जिसके लिए धनुष की दोनों बहनें प्रीति और निशा पहले ही तैयारी के लिए पहुंच गई थी। कार्ड भी छपने के लिए जा चुके थे, पर अब वक्त था करीबी रिश्तेदारों को फोन करके पर्सनल न्योता देने का। सबसे पहले लड़के की नानी को फोन करना बनता है। क्या जी, मैं अभी माँ को फोन लगाती हूँ। ये क्या बात हुई? तुम शादी होकर इस घर में आ गई हो, अब पहले हक तो तुम्हारे ससुराल पक्ष वालों का ही बनता है, यानी कि दूल्हे के दादी के घर के लोगों का। मेरा भाई तो है नहीं, माँ बाप अब रहे नहीं, पर बहन तो है, तो पहला न्योता किरण को जाना चाहिए। अब फिर शुरू हो गए पापा। बुआ जी का नेचर नहीं पता क्या आपको? मेरा बस चले तो फेरों के 2 मिनट पहले कॉल करूं उन्हें। अगर आज कॉल करेंगे तो वो शाम तक एनी हाउ पहुंच जाएंगी। 11 दिन पहले आकर बुआ कुछ करे ना करे, मम्मी का काम जरूर बढ़ा देगी। तुम्हारी बिटिया तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। अब यही तो चलाएंगे ना इस घर को। पूछ लो इनसे ही किसे न्योता देना है किसे नहीं। दीदी, पापा को जिसे बुलाना है बुलाने दो ना। कितनी मुश्किल से तो पापा लव मैरिज के लिए रेडी हुए। पता चला मेरी शादी में बुआ को लेकर ही तमाशा शुरू हो गया। मुझे क्या है, मैं तो तेरा भला सोच रही थी। अब लो मम्मी, मैंने बुआ जी को फोन मिला दिया है, बात कर लो। नमस्ते दीदी, सब अच्छा है ना? वो क्या ना 11 दिनों बाद आपके भतीजे की शादी है, आपको बिल्कुल आना ही है। अभी तक कार्ड छपकर आया नहीं है, पर आप तो घर की बड़ी हैं, तो पहला न्योता तो आपको ही देना बनता है। कार्ड जैसे ही आते हैं मैं कार्ड भिजवाती हूँ। अपनी ओर से ये कहकर अनीता तो फ्री हो जाती है, पर इस बात का किरण के घर पे दूसरा ही असर पड़ता है। देख लिया, ये इज्जत है तुम्हारे मायके में तुम्हारी। न प्रणाम न आशीर्वाद, सीधा काम की बात बोली और फोन रख दिया। वो हकला क्यों रही हो? आप तो बहुत कहती थी मेरा भाई मेरे लिए जान छिड़कता है, पर साले साहब से तो ये भी नहीं कहा गया कि दीदी जीजा आपको आना ही आना है, मेरे भांजे को आना है, भांजे की बीवी को आना है। सब परिवार निमंत्रण दिया है क्या आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सब परिवार तो बुलाया नहीं भाभी ने। शायद वो चाहती नहीं कि मैं आऊं, पर मैं भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। प्रेम विवाह कर रहा है ना धनुष, इसीलिए रिश्तेदारों से छुपा कर रही होगी सब। आपको निमंत्रण नहीं आया है ना, तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबकी खटिया खड़ी करने के लिए किरण अकेली ही काफी है। अपना सामान बांधकर किरण पहुंच जाती है अपने भाई महेश के घर। अरे किरण, आजा आजा, तेरे ही इंतजार में बैठा हुआ था मैं। अब बता, इसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? नमस्ते बुआ जी। वो क्या है ना, नील को छुट्टी नहीं मिली है। शादी के 1 दिन पहले या शादी के दिन ही आएंगे वो। अब घर का दामाद आएगा तो हाथ में कुछ तो रखना होगा ना, तो पापा ने कहा ड्राई फ्रूट्स का हैम्पर बनवा लेते। आप बताइए ना कौन सा वाला हैम्पर सिलेक्ट करें। क्या क्या दाम हो गए बेटा इन हैम्परों के? 6,000 से स्टार्टिंग है बुआ जी, 21,000 तक है। अच्छा, जब दामाद जी लौटेंगे उस वक्त गिफ्ट देना तो बनता ही है। मैंने भी तो तुम लोगों को दिया था। सही है भाई, सही है। नहीं बुआ जी, ये तो बस एंट्री के वक्त देने के लिए है। अब घर के दामाद अंदर आएंगे तो उनके हाथ में उनके ससुराल वाले कुछ रखेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना। बाकी तो धनुष कह रहा है कि अपने दोनों जीजाओं के लिए गोल्ड चेन और रिंग करवाएगा। वैसे तो इस घर की एक दामाद तुम्हारे जीजा जी भी है महेश, पर उनके लिए तो किसी ने इतना नहीं सोचा। तेरी दोनों बेटियों की शादी में आए थे वो। सोने की अंगूठी और गले की चेन की बात तो दूर, चांदी का वर्क लगाकर भी किसी ने मिठाई में नहीं दिया। इसीलिए इस बार तो उन्होंने कह दिया जिसे न्योता है वो जाए। तुम्हें मैं अपने मायके वालों से दूर नहीं करूंगा किरण, तुम जाओ, पर मुझे तो बुलाया नहीं तो मैं क्यों आऊं? बेटियों की शादी निकाल दी तुम्हारे जीजा ने, अब बेटे की शादी में तो आराम ही आराम है, तो उन्हें बुलाया नहीं गया। अरे दीदी, न्योता तो सबके लिए था, जीजा जी क्यों नहीं आया? वो तो मैंने देख ही लिया भाभी कि किस तरह से न्योता दिया आपने, ताकि सामने वाला आए ही ना। पर मेरे तो भतीजे की शादी है, मुझे तो आना ही था, वरना यहाँ तो सब मटिया पलेत हो जाता। आते ही घर के दामादों पर होने वाले खर्चे पर होकर किरण अपना पर्स उठाकर घर के सारे कमरों का जायजा लेने निकलती है। ना ना, भाभी का कमरा तो बड़ा छोटा है, उसमें रहने का कोई फायदा नहीं है। बालकनी हटाकर एक दूसरा कमरा भी बनवा लिया महेश ने, और मुझे बताया तक नहीं। अच्छी बात है, अब तो मैं इसी कमरे में रुकूंगी। नया भी है और दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अरे धनुष बेटा, मेरा सामान इस कमरे में लिया। पर वो कमरा तो जीजू के लिए तैयार किया था हमने। हाँ, निशा सीधा अपनी बुआ के पास जाती है। वो बुआ जी, जीजू तो शुरू से ही आउट ऑफ इंडिया रहे हैं ना, तो उनकी हैबिट्स हमसे अलग है। उनके हिसाब से स्पेशली ये कमरा
दी ने डिजाइन करवाया है। आपके लिए हमने पहले ही दूसरा कमरा रेडी करवा दिया था। आपका सामान भी वहां रखवा दिया मैंने। जिस दामाद के आने की कोई गारंटी नहीं है, उसके लिए कमरा बनवा कर डेकोरेट किया गया है। और सुरेश जी की पसंद नापसंद के बारे में कोई सोचता भी नहीं। अब तो किरण इसी कमरे में रहेगी। घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, फिलहाल तो मैं यहीं सो रही हूँ। दामाद जी जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। पूरे 5 घंटे की नींद पूरी करके किरण अपने कमरे से नहा धोकर बाहर आती है, जहां हॉल में अपने गहने निकालकर अनीता बैठी हुई थी। ये 2 सेट बहू को चढ़ा रही हूँ मैं नीति, पर मुझे लग रहा है हल्के पड़ जाएंगे। एक डायमंड का सेट भी ले लो क्या? अरे अरे भाभी, ये सेट तो वही है ना जो माँ मेरे लिए छोड़ कर गई थी। पर उस वक्त आपने कहा था कि माँ ने आपको कोई गहने नहीं दिए। पर ये जितना मुझे याद है ये माँ के ही गहने हैं। क्यों महेश? तुझे अच्छे लग रहे तो तू रख ले किरण, बहू के लिए मैं दूसरा बनवा दूंगा। बात वो नहीं है महेश, बात हेरा फेरी की है। अब घर में ननद के साथ भाभी ही हेरा फेरी करेगी तो मेरा मायका होते हुए भी नहीं रहा ना। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कमरे में ही थी मैं। भाभी चाहती तो मुझे बाहर बुलवाकर मुझसे भी सलाह मशवरा कर सकती थी, पर पड़ोस की नीति को बुलाया गया। मेरी तो अहमियत ही नहीं है। अच्छा हुआ तेरे जीजाजी नहीं आए, वरना उनसे ये बात बर्दाश्त भी नहीं होती। नहीं दीदी, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो इत्तेफाकन आई थी। आपके घर की बात है, आप लोग आपस में सुलझा लीजिए। मैं चलती हूँ अनीता। पता नहीं पापा को क्यों बुलाना था बुआ जी को। अब ये हर मौके पर मम्मी को ताने देगी और मम्मी को बीमार कर देगी। बुआ जी, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं है, बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। अभी मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। क्या बनवाया है बेटा तूने? इसने नहीं बनाया दीदी, ये तो शादी के कामों में लगी है। हलवाई बिठा लिया है। दीदी आप जो बोलेंगे वो बना देगा। पूरियां छनवा दूं? मतलब तुम लोगों को लगता है मैं 10 लोगों के बराबर खाना खा जाती हूँ कि मेरे आते ही हलवाई बैठ गए? नहीं नहीं बुआ जी, ये बात नहीं है। तू इन सब बातों की टेंशन ना ले धनुष, तेरी शादी है। पर ये तो तेरी बहनों के समझने की बात है ना, घर से ऐसे ही पैसे जा रहे। जब 2 ब्याही हुई बेटियां घर आई हुई है तो क्या ये खाना बनाने का काम भी नहीं संभाल सकती? मेरी शादी के वक्त माँ बैठकर मेहमानों को खाना खिला रही थी, पैरों पर जाते जाते मैं पूरियां उतार रही थी। पर यहाँ तो ब्याही हुई बिटिया ही काम नहीं करना चाहती। कोई ना, वक्त बदल गया है। उस वक्त हैसियत नहीं थी, अब है। चलो अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ महेश तू फूले फले। बस इसी तरह किरण शुरू रहती है। शादी के घर में भूचाल छाया ही रहता। किरण का रूठना, मनाना और महेश के घर का माहौल खराब करना। ये तो हद हो गई मम्मी, ये मत करो वो मत करो। पापा के साथ बैठकर बुआ जी कैटरिंग का मेनू देख रही है। पता चला उन्होंने मेनू में भी चेंजेस कर दिए। मैं क्या बोलूं बेटा, ये तो तेरे पापा के समझने की बात है। मैं अगर दीदी से कुछ कहने को जाऊंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं उनका मायका छुड़वाना चाहती हूँ। पता चला नाराजगी में उन्होंने बहू को फोन करके कुछ कह दिया। किसी ऐसे आदमी को बुलाना पड़ेगा मम्मी जो बुआ को ठीक कर सके। पर कौन? रात को खाने की टेबल पर नील जी का फोन आया था, कह रहे थे छुट्टी अप्रूव हो गई है तो शादी के 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। अच्छा, नील ने आपको कॉल किया था? मुझे तो कुछ नहीं कहा। मे बी लोन सैंक्शन हो गया होगा। दामाद जी लोन ले रहे हैं बेटा, ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी? इस लोन और इंटरेस्ट के चक्कर में ही बड़े बड़े लोग सड़क पर आ जाते हैं। कितनी बार मैंने तुझे समझाया है, ये सब ना लोगों को लूटने का तरीका होता है बेटा। पहले खुद आकर सामने से लोन देते हैं, फिर इंटरेस्ट का बोझ इतना बढ़ा देते हैं कि इंसान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। अरे मम्मी, वो क्या है ना, तुम तो जानती हो तुम्हारे दामाद को कार का कितना शौक है। पर शादी के 2 साल हो गए, अभी तक वो कार नहीं ले पाए। पर इस बार उसने फाइनल कर दिया कि कार लेकर ही रहेगा, तो अब लोन तो लेना पड़ेगा ना। तेरी शादी के वक्त मेरा बड़ा मन था बेटा कि अपने दामाद को एक गाड़ी दूं, पर किन हालातों में तेरी शादी हुई है ये तो किसी से छुपानी है। सारे खर्चे दामाद जी ने ही उठाए थे, पर अब तो भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। दामाद जी से कहते हैं उनकी गाड़ी हमारी तरफ से आएगी। साला घोड़ी चढ़ेगा तो जीजा जी गाड़ी तो चढ़ ही सकते हैं। एम्बेसडर मांग लिए थे तुम्हारे जीजाजी ने, माँ बाबा से वो भी नहीं दिया क्या? नहीं थे क्या पैसे हमारे पास महेश? थे तो सही, पर सब तुम पर लगवा दिए। तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया, सारे खर्चे हुए तुम पर, और यहाँ मुझे घुट घुट कर रखा गया। मेरे वक्त तू कमा भी नहीं रहा था। अब अगर हैसियत है और घर के छोटे दामाद को गाड़ी मिल रही है तो एक 15-20 लाख की गाड़ी घर का बड़ा दामाद भी डिजर्व करता है। 15-20 लाख की गाड़ी की? मेरा मतलब है दामाद जी के घर पर तो एक भी गाड़ी नहीं है, तेरे घर पर तो 3 गाड़ियां हैं।
पैसे वालों के घर गई है तू, किस चीज की कमी है? यानी कि तेरी बेटी ब्याह कर अंबानी के घर चली जाएगी तो तू उसे कुछ भी देना छोड़ देगा? देने का मन होना चाहिए महेश, जो कि तेरा है नहीं। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। 12 लाख एक दिन के इतना महंगा रिसोर्ट बुक किया हुआ है बेटी की शादी पर मेरे पति के लिए गाड़ी नहीं निकाल पाएगा तू। अपने दांत पीसती हुई किरण ये कहती है कि महेश के फोन पर कैटरिंग वालों का कॉल आता है। क्या आधा पेमेंट तो हो चुका है, ऐसे में आप मना कैसे कर सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम हो गई? क्या प्रॉब्लम हो गई ऐसी? हफ्ते भर बाद शादी है मेरे बेटे की, अब मैं कैसे मैनेज करूंगा सब? टेंशन में महेश अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह से बाकी मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। ये किरण को कुछ ज्यादा ही सर नहीं चढ़ा रहा है क्या तू महेश? सब बताया मुझे निशा ने, इतने दांत पीसेगी तो यही होगा ना। अभी कैटरिंग वालों ने पीछे कदम कर लिया, कल को पता चला रिजोर्ट वालों ने भी ना कर दी। ये बात तो मुझे भी खटकी थी मामी, पर क्या करूं, घर में बुलाई मेहमान को वापस तो नहीं भेज सकता। बड़े बुजुर्ग ऐसा तो नहीं कह कर गए बेटा कि चक्की का पीसा खाओ पर दांत का पीसा मत खाओ। तू उससे कुछ बोल नहीं सकता, पर कोई जिसके सामने और कोई नहीं बोल सकता। बड़े दामाजी बिल्कुल सही समझे। दामादों की कौम ऐसी होती है कि उनके आगे बोलने के पहले लोगों को सोचना पड़े। नील जी तो फिर भी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, पर सुमित जैसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। 2 घंटे बाद सुमित पहुंच रहा है। आप बेफिक्र रहिए, बुआ जी की तो अब लग गई। सुमित और नील के आते ही उन दोनों के आगे नींबू का शरबत रख दिया जाता है। बड़ों की खातिरदारी तो करना ही भूल गए इस घर के लोग। सामने बुआ जी बैठी हुई है पर उनसे नींबू की शिकंजी के लिए पूछा भी नहीं गया तुझसे प्रीति है। और पति के आते ही पति की हो गई। अपनी शादी के बाद आप तो फूफा जी की हुई नहीं बुआ जी। दिक्कत तब आती है ना जब बीवी पति की ना हो, बाकी पति को क्या दिक्कत हो सकती है? ये क्या बुआ जी, प्रीति आपकी ओर से होते हुए ही आई है और मेरे नींबू पानी के गिलास पर आपकी नजर पड़ गई। अब देखिए कैसे काला पड़ गया, अब इसे आप ही पी लीजिए। वैसे जितना कड़वा आप बोलती है ना ज्यादा असर नहीं कर पाएगा, मैं शायद भी भिजवाता हूँ। ये कहकर सुमित नींबू पानी का गिलास बुआ जी के सामने रखकर आगे बढ़ जाता है और वहां बैठे सभी लोग बुआ जी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शादी को अब 2 ही दिन बाकी थे। शादी की रस्में शुरू हो जाती है। ऐसी ही एक रस्म होती है जिसमें दूल्हे की बहन को गोल गोल रोटियां बनानी होती है। ध्यान से रोटियां बनाना, रोटियां गोल नहीं बनी तो भाभी के साथ पटेगी नहीं तुम दोनों बहनों की। जिनकी हाथों में पर्स और फोन रहता हो उनके हाथों में भाभी बेलन पकड़ा दोगी तो रोटियां कहाँ से गोल गोल बनेगी। बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी। बढ़ती उम्र ने जो समझदारी दी है आपको वो आपके चेहरे पर साफ झलकती है। मुरझाई हुई, मेरा मतलब हम ठहरे सीधे लोग। आपकी दोनों भांजियां भी बड़ी सीधी है, इनसे गोल गोल काम होता ही नहीं है, तो रोटी कैसे गोल बन पाएगी? चीजों को गोल गोल घुमाने में तो आप माहिर है। सोचने की बात है बुआ जी, जिस तरह सारे काम परफेक्टली करती है उन्होंने अपने वक्त पर गोल गोल रोटियां ही बनाई होगी। फिर भी मम्मी जी की हालत देख लो कैसी है। ना बाबा ना, निशा तुम सीधी रोटी बनाओ, अपनी भाभी के साथ ऐसे संबंध नहीं होने चाहिए तुम्हारे। तेरे दोनों दामाद किस तरह मेरा मजाक बना रहे हैं और तू खड़ा होकर सुन रहा है महेश। घर के दामाद को इज्जत देना तो मैंने तुझसे ही सीखा है किरण। जीजा जी क्या क्या नहीं बोलते मुझे, पर कभी मैंने उल्टा जवाब दिया है? अब ये दोनों भी तो इस घर के दामाद ही है ना। सुमित के लिए उसके हिसाब से कमरा तैयार हो गया था, पर बुआ जी तो अपना सामान लेकर पहले ही वहां जम चुकी थी और अब हटने को तैयार नहीं थी। पर सुमित को पता था कि कैसे बुआ जी को सिर्फ कमरे से नहीं घर से भी हटाना है। रात को 12 बजे हैं। नील और सुमित हॉल में मच्छरदानी में बैठे हैं। बुआ अंदर आराम से सो रही है। बुआ जी तो अंदर है, अब उनके सपनों में मैं जाऊंगा, वो भी हॉरर लुक में। सुमित जोर जोर से बड़बड़ाने लगता है। नहीं नहीं, मत ले जाना मेरा कमरा, यही तो मेरी आत्मा की शांति का ठिकाना है। किरण की नींद इस आवाज को सुनकर खुल जाती है। वो करवट बदलती है। चुपके से ज्योति कमरे में जाकर बाथरूम की लाइट चालू बंद करने लगती है और बिस्तर के नीचे से नील गुनगुनाने लगता है। रात अधूरी है, आत्मा मजबूरी है। तभी सुमित खिड़की पर हल्के से दस्तक देता है और कहता है, बुआ जी अंदर जो तकिया है वो मेरी नींद की चाबी है, जो उसे इस्तेमाल करता है उसे सपनों में ही मैं मिलता हूँ। क्या ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? किरण करवट लेकर चादर ओढ़ लेती है। कहीं इस कमरे में ये तुम्हारी आखिरी नींद तो नहीं होने वाली? प्लान के मुताबिक निशा पूरे घर की लाइट उड़ा देती है। बुआ जी जोर से चिल्लाने लगती है,
कौन है बाहर? कौन गाना गा रहा है? मैं ही हूँ बुआ जी, पर नींद में नहीं, इंतजार में हूँ अपने कमरे के। किरण बाहर आती है। मुझे कोई और कमरा दे दो, ये लड़का तो सीधा नहीं सीधा भूत लग रहा है, मैं जी नहीं पाऊंगी इस कमरे में। बुआ जी, अब आपको स्टोर रूम ही ठीक रहेगा, वहाँ आत्मा नहीं आती। पर बुआ जी वहाँ आप पैदल कैसे जाएंगे? आपके लिए 15-20 लाख की गाड़ी मंगवा दूं? ये सब तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो ना? ये सब तेरी साजिश होगी अनीता, ताकि तेरे बेटे के प्रेम विवाह के बारे में मैं कुछ पता ना लगा सकूं। मतलब यहाँ आप खुशी में शामिल होने नहीं, खुशी में माचिस मारने आई थी बुआ जी? हाय हाय, चलिए कोई बात नहीं, स्टोर रूम आपका इंतजार कर रहा है, जाकर सो जाइए। इतनी बेइज्जती की बात यहाँ रुकना भी कौन जानता है। मैं जा रही हूँ। देखो दोनों, ईना और टीना साफ साफ बोल रही हूँ, मेरे दोनों बेटे गए हैं विदेश पैसा कमाने। यहाँ तुम दोनों 2 कमरे इस्तेमाल करके बिजली फूंको, इसलिए मैंने छोटी तेरा कमरा दे दिया है किराए पर। जब तक मेरे दोनों बेटे वापस नहीं आ जाते, दोनों एक कमरे में रहोगी, ठीक है? पहली बात तो माँ जी, हमें ईना टीना बुलाना बंद करिए। मेरा नाम रमा और इसका नाम ज्योति है। अरे रमा ज्योति हो या ईना टीना मैं नहीं जानती, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि एक कमरे में गुजारा करो जब तक मेरे दोनों बेटे वापस नहीं आ जाते। सासू माँ, आप जानती है ना, दीदी के साथ मेरी थोड़ी कम ही पटती है। ऐसे में एक कमरे में रहना मेरे तो बस की नहीं है। हाँ तो मायके चली जा मायके। नहीं नहीं, ये मायके जाएगी तो घर का काम क्या मैं अकेले करूंगी? ना जी ना। सासू माँ, आपको दिक्कत क्या है? कैसे शादीशुदा 2 औरतें एक कमरे में रहेंगी? जैसे मेरे दोनों बेटे विदेश में अकेले साथ रहेंगे। लेकिन वो दोनों तो भाई भाई है ना माँ जी। वो सब मैं नहीं जानती, जो कहा है वो करो। अब जेठानी देवरानी करती भी तो क्या, मान लेती है सास की बात। फिर दीदी, मैं ना पलंग अलग करूंगी। वो क्या है ना, रात में मेरी लात मारने की आदत है। हाँ, और लात खाने की भी। क्या क्या कहा? मैं किससे लात खाती हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, अच्छा ठीक है, अलग कर लो बस। वैसे भी मेरे मायके का बेड है तो मजबूत। मेरे पापा ने भी कम मजबूत बेड नहीं दिया था। तभी तो ससुर जी ने कानी उंगली से उठाकर बाहर कर दिया था। कोई इस कमरे से बेड हटाकर दिखा तो दे। तभी देवरानी हाथों से दोनों बेड को अलग कर देती है। भाभी, कर दिया। अब बताओ, कोई पुरस्कार भी रखा था क्या अलग करने वालों के लिए? हाँ ठीक है, शादी को इतने साल भी तो हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, कपड़े ना उधर वाली अलमारी में रख देना। अब 2 जानी दुश्मन एक कमरे में शिफ्ट हो चुके थे। सोने तक तो मामला ठीक था, लेकिन रात में पति के फोन में घर की बुराई भलाई अब कैसे होगी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं है कि मैं और ये बात करे तो कोई सुने। अब एक कमरे में तो ये दिक्कत ही होगी ना। हाँ, जैसे मेरे पति का फोन आता है तो मैं लाउड स्पीकर में डालकर मोहल्ले को सुनाती हूँ। देखिए दीदी, मुझे भी पसंद नहीं है कि इनके फोन के बीच में कोई डिस्टर्ब करे। तो ठीक है ना, कमरा तो मेरा है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पति का फोन आए तो निकल जाना बाहर। हाय रे, देवरानी को तो ये बात किसी तीर से कम नहीं लगती। वो जोर जोर से चिल्लाती है और बाहर निकलकर अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा कोई और औरत खोलती है। क्या है, कौन हो और क्यों चिल्ला रही हो मेरे कमरे के सामने? तेरे कमरे के सामने? अब ये मेरा कमरा है, चल निकल बाहर। ओए, पूरे 5,000 दिए इस कमरे के उस बुढ़िया को। और हाँ, मेरे पति के साथ मैं कोई बात कर रही हूँ, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे पति और मेरे पीछे आए, समझी? ये बोलकर वो जोर से देवरानी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। देवरानी सास को देखती है, जो सामने खड़ी होकर थूक लगा लगा कर नोट गिन रही थी। बुढ़िया को तो बस नोट चाहिए, फिर दुनिया कहीं भी जाए। वो पैर पटकती जेठानी के कमरे में जाती है, जहां दरवाजा बंद होता है। लगता है जेठ जी का फोन आ गया। हाय रे, मैं क्या करूं? क्या पापा कहाँ शादी कर दी, जाहिल गंवारों के बीच।
देवरानी भी बाहर जाकर पति से बात करती है और उसे सारी बात बताती है। हाय रे मेरी रसमलाई, तेरे लिए तो मैं यहाँ अमेरिका में बंगला बनाऊंगा। मेरी जान, बस कुछ महीने माँ को मैनेज कर ले, फिर तो तेरे लिए पूरा ताजमहल खड़ा कर दूंगा। देवरानी भी पति की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और सोच लेती है कि जब तक वो पति के साथ नहीं हो जाती तब तक तो मैनेज करना ही होगा। वो बाहर लॉन के गार्डन में बैठ जाती है कि तभी खिड़की से जिठानी आवाज लगाती है। लॉन का सैर सपाटा हो चुका है तो थोड़ी देर के लिए ऊपर भी आ जाओ, सो जाओ, नहीं तो कल को कहोगी जिठानी ने कमरे से निकाल दिया। देवरानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करे, वो कमरे में जाती है और सो जाती है। वो सो ही रही होती है कि सुबह के ठीक 5 बजे जिठानी जोर से पाती है। देवरानी हड़बड़ाकर उठ जाती है। नहीं नहीं, भागो, पड़ोसी देश ने हमला कर दिया है, हमारे ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, भागो भागो यहां से। अरे चुप हो जा, हल्की सी गैस निकल गई थी, सो जा, कुछ नहीं हुआ। देवरानी लाइट जलाती है। पूरा कमरा बदबू मार रहा था। हल्की सी गैस, तब ये हाल था। मुझे तो लगा हमारे देश में भी हमला हो गया है, पड़ोसी देश ने बम फेंक दिया। मैं तो डर गई थी हल्की सी गैस में, क्या होता अगर आप जोर से पौधती। ओए नौटंकी, शांत हो जा, कोई ऐसी बात नहीं है, सो जा। लेकिन देवरानी को कहाँ नींद आने वाली थी। सारी सुबह किसी तरह करवट में गुजरती है। अगली सुबह देवरानी सासू माँ के पास जाती है। देखिए सासू माँ, एक तो मेरे पति साथ नहीं है, ऊपर से ये तुगलकी फरमान कि दीदी के साथ एक कमरे में रहूं, मुझसे नहीं हो रहा। तो मायके चली जा, रोहन आ जाएगा तो बुला लेंगे। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा। भाभी प्लीज जाने दो ना मुझे, रात को भैया का फोन आता है तो आप मुझे बाहर कर देती हो, सुबह गंदे गंदे बात कर डरा कर उठा देती हो। भाभी प्लीज प्लीज जाने दो ना मायके। अरे उस बेचारे की उम्र हो गई है, गैस पर कंट्रोल नहीं रहता तो क्या उसका मजाक बनाएगी तू। बात तो सही है माँ जी, गैस में कंट्रोल नहीं है, लेकिन उम्र तो वैसे बाली ही है मेरी। देवरानी सास बहू का ड्रामा देखती है कि तभी उसकी फोन पर पति का मैसेज आता है। हाय रे, कितने बड़े घर की फोटो, लग रहा है ये खरीद रहे हैं। मैं तो चली अमेरिका। इनमें से तो मैं किसी को ना ले जाऊं। बड़ी बहू, लग रहा है छोटी पागल हो गई है, तभी खड़े खड़े हंस रही है। तो जा कमरे में। छोटी भी सोच लेती है कि चलो ना, थोड़े दिन की तो बात है, फिर तो अमेरिका में आराम ही आराम है। फिर एक रोज, हाय री, मेरी अलमारी से मेरी लाल साड़ी गायब है, कहाँ गई? कितनी महंगी साड़ी थी, कहाँ चली गई? तभी उसकी नजर जिठानी पर पड़ती है, जो उसकी लाल साड़ी पहनकर खड़ी होती है। अरे क्या हो गया छोटी, क्यों परेशान हो? वो क्या है ना, कुछ नहीं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं कहाँ, आप लोग कहाँ, क्यों? कहाँ का क्या मतलब है? देवर जी को छोड़कर किसी और के साथ जा रही हो क्या तुम? देवरानी को तो जेठानी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो तो आप ही छोड़ रही होंगी जेठ जी को, जो मुझे कह रही हो। दोनों की लड़ाई में सास बीच में आ जाती है। क्या है, क्या मजाक बना रखा है? दोनों कमरे में जाओ, नहीं तो दोनों को घर से बाहर कर दूंगी, फिर सीधे तलाक के कागज पहुंचेंगे दोनों के घर में। दोनों बहुएं डर के मारे कमरे में चली जाती है। वहां जाकर, तुझे तो मैं इस घर में देखना भी नहीं चाहती हूं, एक बार, बस एक बार मैं बाहर चली जाऊं, फिर निपटूंगी तुम लोगों से। आप बाहर कहाँ जाओगी? आपको तो बड़ी बहू होने का फर्ज निभाना है, सासू माँ को देखना है मरते दम तक। मैं तो चली अमेरिका। बिड़ी आई मुझे समझाने वाली। अरे शादी के 13 साल निकाल दिए बुढ़िया को देखने में, तुझे आए जुम्मा जुम्मा 2 साल नहीं हुए। तू बताएगी मुझे कि क्या करना है मुझे? भाई मैं तो चली पति के पास, समझी? ओह, तो लग रहा है कि जेठ जी ने भी इन्हें अमेरिका के सपने दिखा रखे हैं।
लेकिन मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ, कुछ तो करना ही होगा। डायरेक्ट बात करती हूँ। देवरानी जेठानी के पास जाती है। देखिए दीदी, अमेरिका ये गए थे, भाई साहब तो बस साथ गए हैं इनको सेटल करने। अब ये क्या नया नाटक है कि आप भी अमेरिका जाएंगी? तो क्या हो गया, इस घर में बहुत काम कर लिया मैंने। तू भी बहू है, तेरा भी फर्ज है, मैं ही क्यों पीसती रहूं? अरे क्या हो गया, क्या पीसना है, पीस लो ना। और हाँ, मिक्सी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो मजा हाथ से पीसे मसाले का है वो मिक्सी का कहाँ। लो, अब इनका अलग ही राग शुरू। देवरानी कमरे में आ जाती है और सोचने लगती है कि कैसे जेठानी पर लगाम लगाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। देख छोटी, मैं बड़ी हूं तो राज भी मेरा ही चलेगा, समझी? ना मायके जाना है और ना ही अमेरिका। यहीं रहो, घर का काम करो और सास की सेवा, समझी? चलो, मुझे नींद आ रही है, कमरे से बाहर जाओ। क्यों जाओ कमरे से बाहर? अभी तो जेठ जी का फोन भी नहीं आया। आ गया है, होल्ड में है। जाओ ना, बाहर निकलो अभी। देवरानी बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में अंदर से जेठानी की आवाज आती है। हाँ हाँ, हो गई बात, आजा अंदर। देवरानी अंदर जाती है। उसे शक होता है कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। वो जैसे ही अंदर आती है, जेठानी मुंह पर चादर लेकर सो जाती है। क्या बात है जो दीदी जेठ जी से बात करने के बाद अपना मुंह नहीं दिखा रही? कोई तो बात है। वो बाथरूम में जाती है जहां उसे एक नीले रंग की डिब्बी दिखती है। जेठानी चादर के अंदर से ही कहती है, छोटी, कमरा शेयर करने की बात हुई थी, बाथरूम नहीं। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा बाथरूम इस्तेमाल करे, बाहर निकल वहां से। लेकिन तब तक देवरानी वो डिब्बी खोल चुकी थी जिसमें रखे थे जेठानी के नकली दांत। हाय दैया, दीदी दांत नकली है आपके? अब तो मैं ये बात सबको बताऊंगी। जेठानी अब चादर के बाहर आती है और मुंह बुढ़ी जैसा बिना दांत का वो देवरानी से कहती है, छोटी, नाना किसी को ना कहना, वरना ये तो मुझसे तलाक ले लेंगे। माँ जी भी धक्के निकाल कर घर से बाहर कर देंगी। तो फिर आज से मैं जो बोलूंगी वैसा ही करना है। कल मैं चली मायके, फिर जाऊंगी अमेरिका। बोलो हाँ। जैसी तेरी मर्जी, हाँ चली जाना, लेकिन ये राज ही रहे। ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है। पहली है चंचल, जो बहुत ही सुंदर है, और दूसरी है मीनाक्षी, जो बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी बहू है। अरे बहू, सब तैयारी हो गई ना मंदिर की? कुछ छूटता तो नहीं? नहीं माँ जी, मैंने सब देख लिया है, एक बार आप भी देख लीजिए ना। मैं तो तैयार हो गई माँ जी, चलिए अब मंदिर के लिए निकलते हैं। अरे अभी मीनाक्षी को तो तैयार हो जाने दो, सामान रखने के चक्कर में बेचारी तैयार होना ही भूल गई। जा बहू, तू भी तैयार होकर आजा, फिर निकलते हैं। ठीक है मम्मी जी। जेठानी जी, आप ये सामान एक बार देख लीजिए ना। अरे तुमने देख लिया है ना, फिर देखने की क्या जरूरत है? अरे बहू, तू सामान की चिंता छोड़, उसे मैं देख लूंगी। जा जल्दी से तैयार हो जा, इसे कहने का कोई फायदा नहीं। शाम को, मम्मी कल मेरा ऐसे कंपटीशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस टॉपिक पर क्या लिखूं, कुछ बताओ ना मम्मी। अरे खुद से कुछ लिख लेना, मुझे परेशान मत कर। देख नहीं रहा मुझे कितना काम है। मम्मी आप फोन ही तो चला रही हो, प्लीज कुछ बता दो ना। इधर आजा, मैं बता देती हूँ। मम्मी कुछ काम कर रही है ना। थैंक यू देवरानी जी, इस घर में एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, और वैसे भी ये काम मेरे करने के लायक थोड़ी ना है। अरे लेकिन चंचल बहू, बच्चा तो तेरा है ना, तो तू ही उसकी मदद करेगी ना। कोई बात नहीं ना माँ जी, दीदी कोई काम कर रही है। अरे ये कोई काम नहीं कर रही, बस काम से बचने का बहाना ढूंढती रहती है। अपने मेकअप का सामान देख रही होगी पक्का। पूरे दिन सजने संवरने के अलावा करती ही क्या है? माँ जी, आप सबको तो यही लगता है कि करती ही क्या है,
लेकिन अपने आप को मेंटेन करना किसी काम से कम है क्या? और वैसे भी मैं देवरानी जैसी थोड़ी ना हूँ जिसको कोई पूछता ही ना हो। लोग तो मुझे देखते ही मुझसे पूछने लगते हैं और बात करने लगते हैं। आप नहीं जानती बाहर मेरी भी कोई इमेज है। हाँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तू ही तो जानती है सारी दुनियादारी, हम तो बेवकूफ है ना। अगले दिन, ये सारा सामान कैसे बिखरा पड़ा है? तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैंने एक कमेटी ज्वाइन की है, उसकी ही मीटिंग के लिए जा रही हूँ। वो भी बिना नहाए? अरे कम से कम नहा तो लेती। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और वैसे भी मेरा चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता कि मैं नहाकर नहीं आई हूँ। और ये परफ्यूम है ना, इसे लगाने से मेरे से केवल खुशबू ही खुशबू आएगी। फिर भी बिना नहाए कितना गंदा लगता है। अरे इतना ही है तो कुछ मीनाक्षी से सीखो, वो नहा धोकर तैयार होकर किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही है। देखो मेरे पास ना तुम्हारी ये बातें सुनने का वक्त नहीं है, लेट हो रहा है मुझे, चलती हूँ मैं। और वैसे भी उसका पति क्या कमाता है सब जानते हैं, वो काम नहीं करेगी तो क्या राज करेगी। जेठानी नाश्ता करके चली जाती है। छोटे के लिए ऐसा मत बोलो, जितना कमाता है परिवार के लिए काफी है। और वैसे भी मैं जो कमाता हूं तुम तो उड़ा ही देती हो। कैसे सारा सामान बिखेर कर चली गई, क्या होगा इसका? ओह, थोड़ी देर में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। लीजिए भैया आपकी चाय, और आप सामान की चिंता मत कीजिए, बाद में मैं ठीक कर लूंगी। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू मीनाक्षी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। और प्लीज इन बेडशीट्स को चेंज भी कर देना। मैंने चंचल को कितनी बार कहा है लेकिन उसने अभी तक नहीं किया। प्लीज तुम कर दोगी? अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगी। ऐसे ही जेठानी अपने हर काम से भागती और देवरानी अपने काम के साथ साथ जेठानी का काम भी पूरा करती। और जेठानी बस अपना सारा वक्त घूमने फिरने और अपने आप पर लगाती। लेकिन एक दिन, अब क्या करे, ये तो बड़ी परेशानी हो गई। हे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है। क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? आप इतनी परेशान कभी नहीं दिखी, सब ठीक है ना? हम जो घर बना रहे थे उसके लिए हमने कुछ पैसे लोन लिए थे और चुका भी दिए थे, लेकिन आज जाकर पता चला कि थोड़े पैसे अभी भी बाकी हैं। बैंक वालों ने सर खा रखा है। अब आप लोगों ने पूरे पैसे भर दिए हैं, तो अब कौन से पैसे बाकी हैं? भाभी, उनसे उस समय कुछ गलती हो गई थी तो उन्हें लगा हमने पूरे पैसे भर दिए हैं, लेकिन आज हमें वहाँ से पता चला कि अभी और भी बाकी है, और उस समय से उन पर बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ गया है। अगर हमने वो पैसे जल्दी नहीं चुकाए तो और बढ़ता ही रहेगा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास मेरी शादी के गहने हैं, अगर उनको बेच दे तो। तू पागल तो नहीं हो गई? अपने गहने बेच रही है? माँ जी, गहनों का क्या है, कल दोबारा बन जाएंगे, और वैसे भी गहने चले गए तो कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन ये घर चला गया तो। बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन रकम इतनी ज्यादा है, तुम्हारे गहने काफी नहीं होंगे। अच्छा, तो बड़ी के गहने भी ले लो ना। मैं अपने गहने नहीं बेचने वाली। हाँ, मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए बनवाए थे। तुम्हारे ही गहने थोड़ी ना जा रहे हैं, मीनाक्षी भी तो दे रही है अपने गहने। अच्छा इतना ही है तो तुम अपनी माँ के गहने क्यों नहीं बेच देते? माँ जी की भी तो गहने हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? वो खानदानी गहना है, बाद में तुमको और मीनाक्षी को ही तो मिलने वाले हैं। अरे रहने दे, वो नहीं देना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं, मेरे पास और भी है, मैं दे दूंगी। लेकिन मुसीबत के वक्त ये पता चल गया कि किसे इस घर की फिक्र है और किसे गहनों की। लेकिन माँ, वो तो दादी के गहने हैं। वैसे भी माँ, इतनी भारी चीज बनाना मुश्किल हो जाएगा, रहने दे। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरे लिए ये घर सिर्फ घर नहीं बल्कि शहर में मेरी इज्जत की बात है। तुम पर तो मुझे शर्म आती है। वैसे तो बड़ी बनती फिरती हो, लेकिन ऐसे बुरे समय में साथ देने की बजाय भाग गई। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे अगर गहने नहीं पहनूंगी ना तो बाहर मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं।
हाँ भैया, सही बोल रही हैं जेठानी जी। वैसे तो आप अपनी सुंदरता की इतने झंडे गाड़ती रहती हो, लेकिन ऐसी सुंदरता का क्या फायदा जब आपका मन ही मैला हो। आप ये दिखावा करना छोड़ दीजिए कि आपको इस घर की चिंता है। अगर होती तो आज यूं इस तरह भागती नहीं, परिवार की मदद करती। तू बहू अपनी सुंदरता में इतनी खो गई है कि तुझे असल जिंदगी और दिखावटी जिंदगी में फर्क नहीं पता। तू बस दिखाती है, लेकिन मीनाक्षी कुछ बोलती नहीं, दिखाती नहीं, बस करती है। माँ आप सही कह रही हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठे दिखावे में पागल हुई जा रही थी। ये कहकर देवरानी जेठानी दोनों अपने गहने रखकर ससुराल वालों की मदद करती है।